हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इन वीविंग। प्रोसेस कंट्रोल इन वीविंग सब्जेक्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वीविंग के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट हम देखते हैं, वार्पिंग है, साइजिंग है, वीविंग है, लूम शेड है जिसके अंदर हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, उन सेक्शन के अंदर हम कैसे प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अलग अलग पॉइंट्स को कंट्रोल करके हम हमारी प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हमें इस वीविंग के अंदर प्रोसेस कंट्रोल करना होता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वार्पिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग। वार्पिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम वाइंड करते हैं। क्या वाइंड करते हैं? वार्प यार्न्स ऑन ए बीम, वेफ्ट यार्न्स ऑन ए बीम, बोथ वार्प एंड वेफ्ट यार्न ऑन ए बीम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है वार्प यार्न्स ऑन ए बीम। वार्पिंग प्रोसेस के अंदर हम वार्प यार्न्स को एक बीम के ऊपर वाइंड करते हैं। वेफ्ट यार्न्स को हम बीम के ऊपर कभी वाइंड नहीं करते। वेफ्ट यार्न को हम या तो पर्न के ऊपर वाइंड करते हैं जिसे पर्न वाइंडिंग बोलते हैं। बोथ वार्प एंड वेफ्ट यार्न का इसका राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि या तो हम वार्प को बीम के ऊपर वाइंड करते हैं, वेफ्ट को हम बीम के ऊपर वाइंड नहीं करते। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इन वार्पिंग प्रोसेस वार्प यार्न्स आर वाइंड ऑन ए बीम। क्वेश्चन नंबर 2, वार्प यार्न्स आर वाइंड ऑन ए वार्पर बीम फ्रॉम द यार्न्स कमिंग फ्रॉम। जो वार्प यार्न्स हैं उन्हें हम वार्पर बीम के ऊपर वाइंड कर रहे हैं, लेकिन वो यार्न कहाँ से आ रहे हैं उस बीम के ऊपर वाइंड होने के लिए? रैप रील से, क्रील से, लूम से या ऑल ऑफ द अबव। रैप रील एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम टेस्टिंग में यूज़ करते हैं ली प्रोड्यूस करने के लिए। जो टेस्टिंग के लिए हम ली स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए ली प्रोड्यूस करते हैं वो रैप रील पे बनाई जाती है। तो रैप रील से यार्न नहीं आते जिन्हें हम वार्पर बीम पे वाइंड करते हैं। क्रील एक टाइप का स्टैंड होता है जिसके ऊपर बहुत सारे होल्डर लगे होते हैं। उन होल्डर्स के ऊपर हम वेफ्ट पैकेजेस को, कोन को या चीज़ को लगाते हैं और वहाँ से यार्न बीम के ऊपर बाइंड होने के लिए आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रील। क्रील के ऊपर हम अलग अलग टाइप की क्रील हम वार्पिंग के अंदर यूज़ करते हैं, वी क्रील, एच क्रील। तो उन क्रील्स के ऊपर हम पैकेज को लगाते हैं और उस क्रील से यार्न आता है जो वार्पर बीम के ऊपर बाइंड होता है। लूम इसका राइट आंसर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव भी इसका राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रील। कि क्रील से जो यार्न आते हैं उन्हें हम वार्पर बीम के ऊपर वाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द क्रील इज ए कन्वीनियंट रैक फॉर होल्डिंग। क्रील क्या होती है? क्रील एक कन्वीनियंट रैक है, एक तरह का रैक होता है, सुविधाजनक। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक रैक होता है। रैक जैसे आप लाइब्रेरी में बुक्स रखने के लिए जो रैक होते हैं उसी प्रकार से क्रील क्या है? एक कन्वीनियंट रैक है फॉर होल्डिंग। किस चीज़ को होल्ड करने के लिए? ऑप्शन ए स्पूल को होल्ड करने के लिए, ऑप्शन बी कोन को होल्ड करने के लिए, ऑप्शन सी चीज़ को होल्ड करने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्पूल एक टाइप के पैकेज होते हैं जिन पे हमें वार्प या वेफ्ट यार्न को वाइंड किया होता है। कोन जिसके अंदर कोनिकल शेप में हम वार्प यार्न को वाइंड करते हैं। चीज़ जिसमें दोनों साइड हमारे पैकेज की शेप इक्वल होती है। तो इन तीनों को हम क्रील के ऊपर वाइंड कर सकते हैं। क्रील इन तीनों को होल्ड करके रख सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर इन ए वार्पिंग डिपार्टमेंट आर। वार्पिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो प्रोसेस कंट्रोल में हेल्प करते हैं? ऑप्शन ए मिनिमाइजिंग एंड ब्रेक्स, क्या ये एक पैरामीटर होता है? ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ वार्पिंग बीम, ऑप्शन सी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये मिनिमाइजिंग एंड ब्रेक्स, अगर हम एंड ब्रेक्स को कम करेंगे तो उससे हम वार्पिंग डिपार्टमेंट की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अच्छी प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, इसलिए ये एक पैरामीटर हो सकता है। ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ वार्पिंग बीम, जो वार्पिंग बीम है
उसकी क्वालिटी अगर अच्छी बन रही है तो वो भी हमारी प्रोसेस कंट्रोल को डिफाइन करता है, तो ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। ऑप्शन सी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कंट्रोल भी एक पैरामीटर हो सकता है। ये तीनों ही प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर होते हैं वार्पिंग डिपार्टमेंट के। जो वार्पिंग डिपार्टमेंट में हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए ये तीनों चीज़ें सही ढंग से होनी ज़रूरी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टॉपेज ऑफ द मशीन ड्यू टू एन एंड ब्रेक कैन improve the quality of the beam, can improve the quality of the fabric, can deteriorate the quality of the beam, and option D, none of the above। तो जब हमारी मशीन स्टॉप होती है, द स्टॉपेज ऑफ द मशीन, मशीन की स्टॉपेज किस वजह से, ड्यू टू एन एंड ब्रेक, एंड ब्रेक की वजह से क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है क्वालिटी ऑफ बीम को, या इम्प्रूव कर सकती है क्वालिटी ऑफ फैब्रिक को, या ख़राब कर सकती है। डिटीरियोरेट का मतलब है ख़राब करना क्वालिटी ऑफ बीम को, एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर हमारी मशीन एंड ब्रेक की वजह से बार बार रुक रही है तो हमारी जो बीम की क्वालिटी है वार्पिंग सेक्शन में वो ख़राब हो सकती है, डिटीरियोरेट हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट कैन डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ द बीम। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंड ब्रेक, एंड हम वार्प को बोलते हैं। एन एंड ब्रेक कैन टेक प्लेस ड्यू टू विच रीज़न, इनमें से किस रीज़न की वजह से एंड ब्रेक हो सकता है जब हम वार्पिंग कर रहे हैं, जब हम बीम तैयार कर रहे हैं। द रबिंग ऑफ द बीम बाय द ड्रम, रबिंग ऑफ द बीम बाय द ड्रम का मतलब है जो हम ड्रम यूज़ करते हैं मशीन के अंदर बीम प्रोड्यूस करते समय, अगर बीम की रबिंग उस ड्रम के साथ हो रही है तो उसकी वजह से एंड ब्रेक हो सकता है। ऑप्शन बी, ओविंग टू द डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द ब्रोकन एंड, ब्रोकन एंड फाइंड आउट करने में जब डिफ़िकल्टी होती है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, एंड ब्रेक उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि हम जो ब्रोकन एंड है, ब्रोकन एंड का मतलब है जो धागा टूट चुका है ऑलरेडी, हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है और उस टाइम कोई दूसरा धागा भी टूट रहा है उसकी वजह से। एक धागा जो टूटा हुआ है उसको ढूंढने की वजह से दूसरा धागा जब टूट जाता है तो उस रीज़न को इसने इस लाइन में एक्सप्लेन किया है, ओविंग टू द डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द ब्रोकन एंड। तो ब्रोकन एंड को ढूंढते हुए भी एंड ब्रेक टेक प्लेस हो सकता है किसी भी बीम के अंदर। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट मेंडिंग, इनकरेक्ट मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब होता है ब्रोकन एंड को जोड़ना। तो अगर किसी ने सही ढंग से मेंडिंग नहीं की है, जो पीछे धागा टूटा, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है एंड ब्रेक का, जो एंड ब्रेक हो रहा है वार्पिंग प्रोसेस में। तो ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। ड्रम के साथ रबिंग होने से भी एंड ब्रेक हो सकता है, ब्रोकन एंड को ढूंढते समय भी दूसरा एंड ब्रेक हो सकता है, और इनकरेक्ट मेंडिंग की वजह से भी, क्योंकि स्पिनिंग में भी धागा ब्रेक होता है और उसकी मेंडिंग करते हैं स्पिनिंग के अंदर जो वर्कर होते हैं, तो वो जो मेंडिंग की हुई है वो कोन के अंदर आती है, और कोन से हम धागा लेके क्रील से जो धागा आ रहा है उससे हम बीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एंड ब्रेक हो सकता है। तो इन तीनों रीज़न की वजह से हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वार्पिंग बीम्स विच इज़ रिक्वायर्ड, अगर हमें वार्पिंग बीम की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो इनमें से हमें क्या चाहिए। कंडीशन ऑफ बीम फ्लेंज, बीम के दोनों तरफ ढक्कन लगे होते हैं बड़े बड़े, उन्हें फ्लेंज बोला जाता है। जैसे हम पतंग उड़ाने के लिए जो चरखी यूज़ करते हैं उसके अंदर दोनों तरफ ढक्कन लगे होते हैं ताकि हमारे जो धागा है वो बाहर ना निकले। उसी प्रकार से जो बीम हम वार्पिंग प्रोसेस में बड़ी बड़ी बीम यूज़ करते हैं, वार्पर बीम, वीवर्स बीम, उनके दोनों तरफ बड़े बड़े ढक्कन लगे होते हैं जिन्हें फ्लेंज कहा जाता है। तो अगर हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है वार्पिंग बीम की, तो हमारे जो बीम फ्लेंज हैं उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उनका सरफेस स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका सरफेस रफ होगा तो धागा उसके कॉन्टैक्ट में आने से ब्रेक हो सकता है। ऑप्शन बी है स्टॉप मोशन एंड ब्रेक्स। तो स्टॉप मोशन और ब्रेक जो है वो सही ढंग से काम करने चाहिए। जैसे ही कोई ब्रेकेज होता है तो स्टॉप मोशन बीम को स्टॉप कर दे, ताकि जो एंड ब्रेक हुआ है वो
सही ढंग से जोड़ के दोबारा उसके अंदर ऐड किया जा सके। ब्रेक जब बीम हमारी फुल हो जाती है तब हमारा ब्रेक सही ढंग से काम करना चाहिए, नहीं तो हमारी बीम की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ऑप्शन सी, कंडीशन ऑफ द ड्राइविंग ड्रम। जो ड्राइविंग ड्रम है, जो बीम को ड्राइव दे रहा है, जिसकी वजह से बीम रोटेट करती है जब हम वाइंडिंग कर रहे हैं, वार्पिंग कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट की वजह से ही बीम घूमती है। अगर वो सही ढंग से फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो बीम की स्पीड कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, और ड्राइविंग कम ज़्यादा होने की वजह से एक बार बीम पे धागा ज़्यादा टेंशन में वाइंड हो जाएगा, एक बार लूज़ टेंशन में हो जाएगा, जिसकी वजह से बीम जो हमारी तैयार होगी उसमें धागे कहीं पर लूज़ मिलेंगे, कहीं पे टाइट मिलेंगे, जो एक अच्छी क्वालिटी की बीम नहीं मानी जाएगी। इसलिए ये तीनों चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती हैं अगर हम अच्छी क्वालिटी की वार्पर बीम तैयार करना चाहते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, इन मोस्ट ऑफ द वार्पिंग मशीन द बीम इज़ ड्रिवन बाय। ज़्यादातर जो वार्पिंग मशीन हम यूज़ करते हैं उसमें बीम को ड्राइव कहाँ से मिलती है? बीम इज़ ड्रिवन बाय मतलब बीम चलती है किसकी वजह से? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्राइविंग ड्रम, ड्राइव फ्रॉम द मेन शाफ्ट, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट विद द ड्राइविंग ड्रम, नन ऑफ द अबव। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्राइविंग ड्रम का मतलब है कि हमने डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया है, जो पॉसिबल नहीं होता वार्पिंग मशीन में। दूसरा ऑप्शन है ड्राइव फ्रॉम द मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट से कोई ड्राइव नहीं मिलती वार्पिंग मशीन्स के अंदर। ऑप्शन सी है फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट का मतलब है जब ड्राइविंग ड्रम घूम रहा है उसके फ्रिक्शन की वजह से हमें हमारी बीम को मोशन मिल रहा है, हमारी बीम को ड्राइव मिल रही है, उसको हम फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जब एक चीज़ घूम रही है उसके फ्रिक्शन की वजह से दूसरी बीम हमारी घूम रही है तो उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट विद द ड्राइविंग ड्रम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू गेट ए पैकेज ऑफ द करेक्ट डेंसिटी। अगर हमें एक पैकेज चाहिए जिसकी डेंसिटी करेक्ट हो, सही हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बिटवीन ड्रम एंड द वार्पर्स बीम हैज़ टू बी केप्ट एट। जो हमारा प्रेशर है ड्रम और बीम के बीच में, उसे हमें किस लेवल पे रखना पड़ेगा अगर हमें पैकेज की डेंसिटी का मतलब है जो हमारी बीम है वो पैकेज है, और उसकी डेंसिटी मतलब उसके अंदर जो धागे हैं वो अच्छे से उसके अंदर वाइंड है या नहीं। करेक्ट डेंसिटी का मतलब ये है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमें अच्छी पैकेज चाहिए, बीम अच्छा चाहिए, तो हमारा जो प्रेशर है ड्रम और वार्पर बीम के बीच में वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए वेरी लो लेवल, ऑप्शन बी मीडियम लेवल, ऑप्शन सी फेयरली हाई लेवल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वेरी लो लेवल रखेंगे तो बहुत सॉफ्ट बीम बनेगी जो अच्छी नहीं मानी जाती। मीडियम लेवल पे भी हमें सही ढंग से पैकेज की डेंसिटी नहीं मिल पाती, तो इसलिए हमें फेयरली हाई लेवल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें करेक्ट डेंसिटी मिलती है। बिल्कुल सही हमारा पैकेज, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड होता है, फर्म होता है, जिसकी अनवाइंडिंग भी इजी रहती है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं वीवर्स बीम के ऊपर। सो ऑप्शन सी फेयरली हाई लेवल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, बीम्स ऑफ स्मॉल बैरल डायामीटर गिव्स राइज टू। बैरल डायमीटर, जो हम बीम के अंदर जो बैरल यूज़ करते हैं जिसके ऊपर वार प्यान्स को हम वाइंड करते हैं उसे बैरल बोला जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो अगर हमारा बैरल डायमीटर स्मॉल है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नंबर 1 ऑप्शन ए हाई अनवाइंडिंग टेंशन एट साइजिंग, ऑप्शन बी लो अनवाइंडिंग टेंशन एट साइजिंग, नो अफेक्ट ऑन अनवाइंडिंग टेंशन एट साइजिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर बैरल डायमीटर छोटा होता है तो उसकी वजह से साइजिंग के दौरान जब हम अनवाइंडिंग करते हैं इस बीम की तो वहाँ पर हाई अनवाइंडिंग टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रेकेज ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि साइजिंग की प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जो बीम्स के बैरल डायमीटर स्मॉल होते हैं वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें स्मॉल बैरल डायमीटर का यूज़ अवॉइड करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11,
बीम ऑफ स्मॉल बैरल डायमीटर गिव राइज टू हाई अनवाइंडिंग टेंशन एट साइजिंग व्हेन द बीम इज। तो अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि स्मॉल बैरल डायमीटर की वजह से हमें अनवाइंडिंग टेंशन साइजिंग में ज़्यादा देखनी पड़ती है, वो किस वजह से होती है, कब होती है वो? व्हेन द बीम इज़ अबाउट टू बिकम फुल, जब बीम फुल हो रही है उस टाइम पे। या ऑप्शन बी अबाउट टू बिकम एम्प्टी, जब बीम खाली होने वाली है उस टाइम पे। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये टेंशन, हाई अनवाइंडिंग टेंशन कब हमें फेस करनी पड़ती है? जब हमारी बीम खाली होने वाली होती है उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। जब बीम फुल होती है तो हमारी अनवाइंडिंग टेंशन स्मूथ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे जैसे बीम का डायमीटर कम होता चला जाता है, जैसे जैसे बीम खाली होती चली जाती है और बिल्कुल खाली होने के नज़दीक होती है, उस टाइम पे हाई अनवाइंडिंग टेंशन होती है, क्योंकि जो हमारा बैरल का डायमीटर है वो बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी लेयर्स अनवाइंड हो रही हैं, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जो ब्रेकेज का रीज़न बन सकती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉपर स्टॉपिंग ऑफ द वार्पिंग मशीन आफ्टर एन एंड ब्रेक। अगर हम एक एंड ब्रेक हो गया है वार्पिंग के दौरान और हमने मशीन को प्रॉपरली स्टॉप कर दिया है तो क्या होगा? एन एंड ऑन द बीम कैन नॉट बी ट्रेस्ड ईजीली। एंड ब्रेक होने के बाद हमने मशीन को स्टॉप कर दिया तो जो एंड ब्रेक हुआ है उसको हम बीम पे ईजीली ट्रेस नहीं कर सकते। एंड ऑन द बीम कैन बी ट्रेस्ड ईजीली, जो ब्रेक एंड है उसको हम ईजीली ट्रेस कर सकते हैं। नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए सही है ना ही बी सही है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे ही हमने बीम को स्टॉप कर दिया, जब कोई एंड ब्रेक हुआ, तो हम उस एंड को इजीली ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि हमने उसी टाइम पे उसे स्टॉप कर दिया। अगर वो चलती रहती मशीन तो हमें एंड को ट्रेस करना मुश्किल होता। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। हम जैसे ही बीम को स्टॉप कर देते हैं एंड ब्रेक पे, हम उस एंड को ईजिली ट्रेस कर सकते हैं और उससे दोबारा मेंड करके जोड़ के हमारी बीम को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ बीम फ्लेंजेस आर डैमेज्ड। अगर बीम की फ्लेंज, जो मैंने अभी पहले डिस्कस की कि जो साइड में बड़ी बड़ी फ्लेंज लगी होती हैं बीम की, वो डैमेज्ड हैं, उनका सरफेस ख़राब है या कहीं से वो डैमेज हैं, तो द अनवाइंडिंग ऑफ यार्न नियर द फ्लेंजेस विल बी। जो अनवाइंडिंग होगी फ्लेंज के नज़दीक जो धागे होंगे उनकी अनवाइंडिंग कैसी होगी? सेटिस्फैक्ट्री होगी, जिससे हम संतुष्ट हैं। नॉट सेटिस्फैक्ट्री होगी, हमें ख़राब रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन सी स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड का मतलब होता है चिपके हुए एंड, जो धागे चिपक जाते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर हमारी बीम डैमेज है, साइड से कहीं से रफ सरफेस है, तो जो हमारे उसके पास जो धागे होंगे, फ्लेंज के पास जो धागे होंगे, वो हमारे सही ढंग से अनवाइंड नहीं होंगे, उनमें बार बार ब्रेकेज होगी, उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उनके अंदर फाइबर बाहर आ सकते हैं रफ सरफेस ऑफ फ्लेंज की वजह से। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फ्लेंज है और ये बीम है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमारी बीम फ्लेंज डैमेज होगी तो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है द अनवाइंडिंग ऑफ यार्न नियर द फ्लेंजेस विल नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, प्रोसेस कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनवाइंडिंग ऑफ द यार्न नियर द फ्लेंजेस कैन कोज। अनवाइंडिंग, यार्न की अनवाइंडिंग फ्लेंजेस के नज़दीक क्या प्रॉब्लम कर सकती है? कैन कोज डिफ़िकल्टी इन साइजिंग। साइजिंग में डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हमारे फ्लेंज डैमेज हैं और वहाँ से यार्न अनवाइंड हो रहा है तो वो कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल को इफ़ेक्ट करेगा? तो पहला ऑप्शन है साइजिंग में, ऑप्शन बी है डिफ़िकल्टी इन वीविंग, वीविंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा, ऑप्शन सी बोथ साइजिंग एंड वीविंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डिफ़िकल्टी इन बोथ साइजिंग एंड वीविंग। अगर हमारी फ्लेंज डैमेज हैं, चाहे वो वार्पर बीम की फ्लेंज हैं चाहे वो वीवर्स बीम की हैं, तो जब भी यार्न उसके पास से अनवाइंड होगा तो वो डैमेज फ्लेंज की वजह से उसकी अनवाइंडिंग सही से नहीं होगी, वो बार बार ब्रेक होगा, जो साइजिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वीविंग में भी डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लफ एक्यूमुलेटेड ऑन द मशीन
पर्टिकुलरली एट द थ्रेड गाइड्स। फ्लफ क्या होता है? जो फाइबर उड़ते रहते हैं वीविंग डिपार्टमेंट के अंदर, वार्पिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो धागे हम यूज़ करते हैं उनमें से फ्लफ मतलब फाइबर निकलते रहते हैं, और जब वो ऊपर जाते हैं तो कई फाइबर मिलके एक गुच्छा बन जाता है उनका, और वो धीरे धीरे वेट बढ़ने की वजह से वापस नीचे आते हैं और वो थ्रेड गाइड्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं या मशीन के अंदर वो फंस जाते हैं। फ्लफ एक्यूमुलेटेड, जो फाइबर का गुच्छा है उसे फ्लफ बोलते हैं, और वो मशीन के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है। पर्टिकुलरली एट थ्रेड गाइड, जो थ्रेड जहाँ से हम निकलता है, हमारा गाइड हो रहा है जहाँ से थ्रेड को हमने गाइड किया हुआ है, छोटा सा होल होता है जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये थ्रेड गाइड है। इसके अंदर जो फाइबर का ये फ्लफ है ये इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है? इट कैन कोज टेंशन वेरिएशन इन द बीम, कैन कोज टेंशन वेरिएशन इन द फैब्रिक, कैन कोज टेंशन वेरिएशन इन द यार्न, नन ऑफ द अबव। तो बीम के अंदर टेंशन वेरिएशन नहीं होती इसकी वजह से, फैब्रिक के अंदर भी कोई टेंशन वेरिएशन नहीं होती इस वजह से, यार्न के अंदर टेंशन वेरिएशन होती है क्योंकि जो ये गाइड है इसके अंदर से हमारा यार्न पास हो रहा है। जैसे जैसे इसके अंदर फाइबर बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से कभी यार्न ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, कभी टेंशन कम हो जाएगी, इवन यार्न ब्रेक भी हो सकता है। तो इट कैन कोज टेंशन वेरिएशन इन द यार्न, ये फाइबर मास यार्न की टेंशन वेरिएशन कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ मेजरिंग मोशन शुड बी एक्यूरेट। लेंथ मेजरिंग मोशन होता है जो लेंथ को मेज़र करता है, जो बीम के ऊपर हमने कितनी लेंथ वाइंड कर दी है, कितना धागा हमारा वाइंड हो चुका है बीम के ऊपर, उसको मेज़र करने वाले मोशन को बोलते हैं लेंथ मेजरिंग मोशन। शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना चाहिए, क्यों? टू कंट्रोल, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? टू कंट्रोल द बीम काउंट, बीम काउंट यानी कितने काउंट का हमारा बीम बन चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए। साइज परसेंटेज, साइज परसेंट को कंट्रोल करने के लिए। वेट ऑफ द यार्न ऑन द वार्पर्स बीम, यार्न्स का कितना वेट हो गया है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो लेंथ मेजरिंग मोशन इन तीनों चीज़ों को ही मेज़र करता है, इसलिए उसका एक्यूरेट होना ज़रूरी है। टू कंट्रोल ऑल दीज 3 पॉइंट्स, टू कंट्रोल द प्रोसेस इन द वार्पिंग डिपार्टमेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है असंतुलित, अपर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त। इनएडिक्वेट प्रेशर बिटवीन द बीम एंड द ड्रम, बीम और ड्रम के बीच में अगर अपर्याप्त यानी इनएडिक्वेट प्रेशर है, जितना चाहिए उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? इट कैन कोज हार्ड बीम, हार्ड बीम हो सकती है। इट कैन कोज सॉफ्ट बीम, इट कैन कोज पुअर क्वालिटी बीम, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन कोज सॉफ्ट बीम, क्योंकि जितना प्रेशर होना चाहिए उससे कम है तो बीम सही ढंग से धागा जो है उसके ऊपर वाइंड नहीं होगा, बीम के अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा आएगी जो कि अच्छा नहीं होता। सॉफ्टनेस ज़्यादा सॉफ्ट बीम होती है तो उसे जब हम अनवाइंड करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉपर टेंशन मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अगर वीविंग में वो बीम गई है तो शेड सही ढंग से नहीं बन पाता, शेडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, बार बार शटल, अगर शटल लूम के केस में शटल उसके अंदर ट्रैप हो सकती है अगर सॉफ्ट बीम है। तो इसलिए हमें जो प्रेशर है वो एडिक्वेट रखना चाहिए, प्रॉपर प्रेशर रखना चाहिए ताकि हमारी बीम फर्म हो, अच्छे ढंग से अनवाइंड हो, उसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, एडिक्वेट प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड। अब ये प्रेशर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पर्याप्त प्रेशर कैसे मेंटेन किया जा सकता है? बाय मेकिंग सूटेबल मैकेनिकल एडजस्टमेंट, by making suitable electrical adjustment, by making suitable both mechanical and electrical adjustment, none of the above। तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का इसमें रोल नहीं होता ज़्यादा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैकेनिकल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं। मैकेनिकल एडजस्टमेंट में जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी मैकेनिकल मीन्स की वजह से, तो वो मैकेनिकल सिस्टम जो हमने यूज़ किया हुआ है वो सही ढंग से हमें एडजस्ट करना पड़ता है ताकि जो प्रेशर है वो सही रहे और बीम हमारी सही ढंग से प्रोड्यूस हो, सॉफ्ट बीम हमारी प्रोड्यूस ना हो। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्टिविटी एट वार्पिंग डिपेंड्स अपॉन द। प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कितनी प्रोडक्टिव है हमारी प्रोसेस। तो जो वार्पिंग प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? मशीन एफिशिएंसी, मतलब मशीन कितनी देर चल रही है, कितनी देर बंद हो रही है, उसको मशीन एफिशिएंसी बोलेंगे। मशीन स्पीड, कितनी स्पीड से हमारी मशीन चल रही है। ऑप्शन सी, द ब्रेकेज रेट, ब्रेकेज कितने आ रहे हैं, बार बार ब्रेकेज आ रहे हैं या काफ़ी देर तक कोई ब्रेकेज नहीं आ रहा है, मशीन कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ही प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो इन तीनों पर डिपेंड करती है। मशीन एफिशिएंसी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, मशीन स्पीड हाई होगी तो भी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ब्रेकेज रेट अगर कम होगा तो भी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, मशीन एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज। मशीन की जो एफिशिएंसी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मशीन स्टॉप, कितनी बार मशीन रुक रही है, कितनी बार चल रही है, क्या उस पर डिपेंड करती है। सेट लेंथ, हमने कितनी लेंथ सेट की है मशीन में वार्पिंग बीम में फुल करने के लिए, वार्पिंग बीम को तैयार करने के लिए। लेंथ ऑफ यार्न ऑन सप्लाई पैकेज, सप्लाई पैकेज के ऊपर कितनी लेंथ है, जो जहाँ से यार्न आ रहा है उसके ऊपर लेंथ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें ही, अगर मशीन बार बार स्टॉप होगी तो भी मशीन एफिशिएंसी डाउन होगी। सेट लेंथ अगर सही नहीं होगी, जो हमने लेंथ सेटिंग की है वो सही नहीं होगी तो भी एफिशिएंसी डाउन हो सकती है। और अगर जो हमारा सप्लाई पैकेज है उसके अंदर हमारा सफिशिएंट लेंथ यार्न की नहीं है तो भी एफिशिएंसी डाउन हो सकती है। तो इन सभी फैक्टर्स पे मशीन एफिशिएंसी डिपेंड करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइजिंग। वार्पिंग के बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट साइजिंग होता है। तो साइजिंग के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, साइजिंग हम किस लिए करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यार्न। यार्न की जो टेंशन के अंदर स्ट्रेंथ होती है उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो साइजिंग से ये कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑप्शन बी, मिनिमम लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी इन द यार्न, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी होता है कि यार्न हमारा कितना एक्सटेंड हो सकता है, कितना स्ट्रेच हो सकता है। तो कम से कम लॉस हम चाहते हैं कि साइजिंग में हो, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस द हेरीनेस ऑफ द यार्न। हेरीनेस होती है जो हमारे फाइबर सरफेस से बाहर होते हैं, यार्न के सरफेस से कुछ फाइबर बाहर दिखाई देते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यार्न हेरीनेस कहलाती है। तो इसको भी कम करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है साइजिंग का। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं साइजिंग के। यार्न की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, जब हम साइज पेस्ट अप्लाई करते हैं तो उससे यार्न की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, कम से कम लॉस हो एक्सटेंसिबिलिटी का, हमारा यार्न जैसा है उसी कंडीशन में रहे, जितना एक्सटेंसिबिलिटी हम चाहते हैं वो मेंटेन रहे, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। और हेरीनेस को भी कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो साइज पेस्ट हम लगाते हैं उससे हमारे जो फाइबर हैं वो यार्न के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हेरीनेस कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑब्जेक्टिव साइजिंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस कंट्रोल प्रोग्राम इन साइजिंग शुड कंप्राइज ऑफ। जो हम साइजिंग के लिए प्रोसेस कंट्रोल प्रोग्राम डिसाइड करते हैं उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में रहे। ऑप्शन ए है सेलेक्टिंग द करेक्ट साइज रेसिपी। साइज रेसिपी अगर हमने सही ढंग से सेलेक्ट की है तो हम प्रोसेस कंट्रोल में रख सकते हैं। सेलेक्टिंग द करेक्ट साइज पिकअप लेवल, साइज पिकअप करेक्ट होना चाहिए काउंट के हिसाब से या बीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा पिकअप हो रहा है, साइज़ ज़्यादा बियॉन्ड ज़्यादा साइज पेस्ट ले रहा है या कम ले रहा है, तो करेक्ट होना चाहिए साइज पिकअप लेवल। ऑप्शन सी, करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ साइज पेस्ट। साइज पेस्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर कई इंग्रेडिएंट्स को हमें डालना पड़ता है, तो वो सही ढंग से तैयार होना चाहिए। उसके अंदर भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टार्च है या दूसरे केमिकल हैं, वो सारे प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, तभी हम प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारी चीज़ों को हम सही ढंग से सेलेक्ट करके प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं साइजिंग में। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 23 है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये गलत यहाँ पे 21 दिखा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। बट क्वेश्चन नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से
फोकस करना है। गुड क्वालिटी ऑफ साइज बीम मीन्स, अगर अच्छी क्वालिटी की साइज बीम है उसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी अगर वो अच्छी क्वालिटी की है। क्या वो बहुत ज़्यादा फर्म होगी, हार्ड होगी? नाइदर टू सॉफ्ट नोर टू फर्म, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना ही ज़्यादा हार्ड होगी। ऑप्शन डी नाइदर टू सॉफ्ट नोर टू फर्म, अगेन ये सेम ऑप्शन है दोनों। तो जो हमारी गुड क्वालिटी की साइज बीम है वो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना ही ज़्यादा हार्ड होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइदर टू सॉफ्ट नोर टू फर्म। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पर टाइपिंग की वजह से दोनों सेम ऑप्शन दिखा रहा है, एग्जाम में आपको 4 अलग अलग ऑप्शन या 3 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 साइजिंग प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 24 साइजिंग प्रोसेस हेल्प्स इन, साइजिंग प्रोसेस हेल्प करती है किस चीज़ में? डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यार्न, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है? इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में? इम्प्रूविंग द वाइंडिंग ऑफ बीम, नन ऑफ द अबव। तो साइजिंग प्रोसेस हमें मदद करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने में नहीं हेल्प करती, इंक्रीज करने में करती है। वाइंडिंग बीम से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइजिंग प्रोसेस हेल्प्स इन इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मशीन एफिशिएंसी एट वार्पिंग इज हाईली सेंसिटिव टू, जो मशीन एफिशिएंसी है वार्पिंग की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब मशीन एफिशिएंसी कम या ज़्यादा किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? हाईली सेंसिटिव मतलब इस फैक्टर की वजह से मशीन एफिशिएंसी एकदम से कम या एकदम से ज़्यादा हो सकती है। तो ऑप्शन ए है एंड ब्रेकेज रेट, ऑप्शन बी पिक ब्रेकेज रेट, ऑप्शन सी बीम स्टॉपेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एंड ब्रेकेज रेट, क्योंकि पिक वार्पिंग में कोई पिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बीम स्टॉपेज से भी मशीन एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं होता। अगर एंड ब्रेकेज रेट ज़्यादा है तो मशीन एफिशिएंसी डाउन होगी, एंड ब्रेकेज रेट कम है तो मशीन चलती रहेगी जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ यार्न आर अफेक्टेड बाय साइजिंग, साइजिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए यार्न स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ऑप्शन बी यार्न स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि साइजिंग की वजह से हमारे यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि जब हम उस पर पेस्ट अप्लाई करते हैं तो हेरीनेस कम होती है, उसकी बाइंडिंग बढ़ जाती है जिसकी वजह से यार्न अच्छा मजबूत हो जाता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, डिक्रीज नहीं होती। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यार्न स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 25 साइजिंग इंक्रीजेज डैश ऑफ यार्न, साइजिंग की वजह से क्या इंक्रीज होता है यार्न का? हेरीनेस, स्मूथनेस, यार्न डायमीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो हेरीनेस भी इम्प्रूव होती है, स्मूथनेस भी इम्प्रूव होती है, यार्न डायमीटर भी इम्प्रूव होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं साइजिंग इम्प्रूव्स डैश ऑफ द फॉलोइंग, इम्प्रूव्स डैश ऑफ द फॉलोइंग। तो हेरीनेस, स्मूथनेस और यार्न डायमीटर तीनों चीज़ों को वो इम्प्रूव करता है, इसलिए साइजिंग हेल्प करती है इन सब प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 ड्यू टू साइजिंग यार्न इलास्टिसिटी ऑफ यार्न, साइजिंग की वजह से यार्न की इलास्टिसिटी, क्या फ़र्क पड़ता है इलास्टिसिटी पे? इलास्टिसिटी मतलब यार्न कितना इलास्टिक है। तो साइजिंग की वजह से यार्न इलास्टिसिटी ऑप्शन ए इंक्रीज होती है, ऑप्शन बी डिक्रीज होती है, ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यार्न इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि जो साइज पेस्ट है वो पेस्ट यार्न के अंदर तक चला जाता है, और वो जब ड्राई होता है तो उसकी वजह से यार्न इलास्टिसिटी कम हो जाती है उस पेस्ट के अप्लाई होने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है और दूसरे केमिकल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बुकरम जो होता है, बुकरम के ऊपर साइजिंग पेस्ट लगा होता है जिसकी वजह से वो बड़ा हार्ड रहता है। अगर हम उसको वॉश कर देते हैं, बुकरम को साइज पेस्ट निकाल देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो साइजिंग की वजह से यार्न की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
मैंने सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में इंक्लूड किए हैं जितने भी प्रोसेस कंट्रोल इन वीविंग के हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। आई थिंक 40 से 45 मिनट या 50 मिनट का भी हो सकता है, बट मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकते थे उन सबको इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू साइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यार्न, यार्न की फ्लेक्सिबिलिटी, यार्न कितना फ्लेक्सिबल है वो साइजिंग की वजह से इंक्रीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ होती है, ना इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है, नन ऑफ द अबव। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। बुकरम को अगर आप देखोगे, जो कॉलर के अंदर हम बुकरम लगाते हैं, कफ के अंदर लगाते हैं, तो वो हार्ड होता है। वो हार्ड होता है साइजिंग की वजह से, साइज पेस्ट की वजह से। आप उस साइज पेस्ट को निकाल दोगे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो साइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज करती है। तो साइजिंग की वजह से अगर हमने साइज पेस्ट अप्लाई कर दिया तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। इंक्रीज यार्न स्ट्रेंथ होती है, डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, साइजिंग रेसिपी डिपेंड्स अपॉन, साइजिंग रेसिपी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमें साइजिंग रेसिपी तैयार करनी है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हमें डालनी है, तो वो हमें क्या ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। कॉम्पोजिशन ऑफ यार्न, यार्न का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या वो ब्लेंडेड यार्न है, विस्कोस रेयन है, कॉटन है, किस क्वालिटी का यार्न है, क्या कॉम्पोजिशन है यार्न का, उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी यार्न काउंट पे डिपेंड करता है, यार्न कोर्सर काउंट का है, फाइनर काउंट का है, मीडियम काउंट का है। ऑप्शन सी वेट ऑफ द यार्न, यार्न के वेट पे डिपेंड करता है कि यार्न का वेट ज़्यादा है कम है। तो ये सारी चीज़ें ही हम देखते हैं जब भी हम साइज रेसिपी तैयार करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ हाई ट्विस्टेड यार्न, हाई ट्विस्टेड यार्न के अंदर पेनिट्रेशन टाइम शुड बी, जो पेनिट्रेशन टाइम है वो हमें क्या करना चाहिए हाई ट्विस्टेड यार्न के केस में, शुड बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। तो पेनिट्रेशन टाइम का मतलब है जो हमारा साइज पेस्ट है वो कितना पेनिट्रेट करेगा, तो वो हाई ट्विस्टेड यार्न के केस में हम डिक्रीज करते हैं ताकि हमारा जो साइज पेस्ट है वो अच्छे से यार्न के अंदर अप्लाई हो सके और यार्न को सही ढंग से साइजिंग किया जा सके। So option B is the right answer for this question. Next question, yarn with greater diameter consumes, yarn जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, डायमीटर ज़्यादा का मतलब यार्न कोर्सर होगा, तो उसके अंदर हमें साइज पेस्ट ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, क्या होगा। ऑप्शन ए है यार्न डायमीटर ग्रेटर यार्न डाया कंज्यूम्स लोअर साइज पेस्ट, कम साइज पेस्ट कंज्यूम करेगा, हायर साइज पेस्ट ज़्यादा करेगा, सेम रहेगा चाहे ग्रेटर है चाहे स्मॉलर है, या डी नन ऑफ द। तो डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही हमारा साइज पेस्ट वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि अंदर जाने के चांसेस साइज पेस्ट के ज़्यादा रहते हैं ज़्यादा डायमीटर वाले यार्न के अंदर। अगर यार्न डायमीटर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा साइज पेस्ट कंज्यूम करेगा। यार्न डायमीटर ज़्यादा होने का मतलब है कि कोर्सर क्वालिटी का यार्न जिसके अंदर बाइंडिंग कम है, तो साइज पेस्ट ज़्यादा जाने के चांसेस उसके अंदर हाइयर हैं, इसलिए हाइयर साइज पेस्ट कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द साइज पिकअप, साइज पिकअप जो जितना साइज पेस्ट पिकअप कर रहा है यार्न, उठा रहा है जब हम उसको साइज पेस्ट के अंदर से पास कर रहे हैं, तो कितना ले रहा है साइज पेस्ट। द साइज पिकअप डैश विद इंक्रीजिंग साइज पेस्ट, अगर हम साइज इंक्रीज कर देंगे साइजिंग स्पीड तो साइज पिकअप बढ़ेगा घटेगा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। तो साइज पिकअप इंक्रीज होता है साइजिंग स्पीड बढ़ाने से, जितना हम स्पीड को बढ़ाते हैं उतना हमारा जो साइज पिकअप है वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी डिक्रीज नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है, सी भी गलत है, डी भी नन ऑफ द अबव। सो साइज पिकअप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइजिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 32, टू कंट्रोल द वीविंग प्रोडक्शन, साइजिंग के बाद वीविंग के अंदर अगर हमें प्रोसेस कंट्रोल करना है तो टू कंट्रोल द वीविंग प्रोडक्शन लूम शेड एफिशिएंसी शुड बी स्टडीड, जो लूम शेड की एफिशिएंसी है उसको हमें स्टडी करना चाहिए।
वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, एवरी डे, नन ऑफ द अबव। तो वीविंग प्रोडक्शन की अगर हमें प्रोसेस कंट्रोल करनी है तो एफिशिएंसी को हमें डेली स्टडी करना पड़ेगा। हम उसके लिए वंस इन ए मंथ करेंगे तो हमारे पूरे मंथ की एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वंस इन वीक में भी 7 दिन के बाद हमें पता लगेगा कि हमारी प्रोडक्शन कम जा रही। हम डेली बेसिस पे प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। डेली हर शिफ्ट के अंदर हर लूम की प्रोडक्शन को चेक किया जाता है, रजिस्टर में नोट किया जाता है, जिसे लूम शेड एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। हर शिफ्ट के अंदर कैलकुलेट की जाती है, हर रोज़ की जाती है। तो अगर हम प्रोसेस कंट्रोल चाहते हैं लूम शेड के अंदर तो हमें डेली उसकी लूम शेड एफिशिएंसी को स्टडी करना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्प एंड वेफ्ट ब्रेकेज स्टडी। कितने वार्प ब्रेक हो रहे हैं, कितने वेफ्ट ब्रेक हो रहे हैं वीविंग के दौरान, शुड बी कंडक्टेड, उसको हमें चेक करवाना चाहिए। कितने दिन में हमें चेक करवाना चाहिए अगर हम प्रोसेस कंट्रोल में चाहते हैं। एवरी डे फॉर ईच काउंट, अलग अलग काउंट के यान चलते हैं वार्प में भी वेफ्ट में भी। वंस इन ए वीक फॉर ईच काउंट, वंस ए मंथ फॉर ईच काउंट, नन ऑफ द अबव। तो वार्प एंड वेफ्ट ब्रेकेज को स्टडी करने के लिए हम पूरे मंथ में एक बार हर एक काउंट के लिए उसकी स्टडी करवा सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि इन काउंट का वार्प या इस काउंट का वेफ्ट में ब्रेकेज ज़्यादा आ रहे हैं, जिन्हें हम चेंज करवा के अपनी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वीविंग प्रोसेस के अंदर प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टू कंट्रोल द फैब्रिक डिफेक्ट। फैब्रिक डिफेक्ट को वीविंग में कंट्रोल करने के लिए राउंड शुड बी टेकन, जो राउंड लेते हैं हम क्वालिटी राउंड बोलते हैं उसको, तो राउंड शुड बी टेकन वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, एवरी डे, नन ऑफ द अबव। तो महीने में अगर एक बार लेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट चले जाएंगे फैब्रिक के अंदर, जो अच्छा नहीं होगा हमारी वीविंग के लिए। वंस इन ए वीक भी सही नहीं है, हमें हर रोज़ हर शिफ्ट के अंदर क्वालिटी राउंड लेना होता है, जिससे कि हम फैब्रिक डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं लूम शेड में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक द जनरल ट्रेंड हार्ड वेस्ट लेवल इज़ टू बी कैलकुलेटेड। जो हार्ड वेस्ट होता है हमारा लूम शेड के अंदर, एक्स्ट्रा यार्न जो हमारे निकलते हैं उन्हें हार्ड वेस्ट बोलते हैं। तो हार्ड वेस्ट का लेवल हमें प्रोसेस कंट्रोल के लिए चेक करना पड़ता है। क्या ट्रेंड आ रहा है हमारा लूम शेड के अंदर, तो उसको हमें कितने दिन में कैलकुलेट करना चाहिए। ऑप्शन ए वंस इन ए मंथ, ऑप्शन बी वंस इन ए वीक, ऑप्शन सी एवरी डे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर हम मंथ में एक बार उसको चेक कर रहे हैं तो हम एक जनरल ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट जा रहा है, हार्ड वेस्ट कितना है, ज़्यादा है या कम जा रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रोसेस कंट्रोल में उस वैल्यू को पुट करके हमारी प्रोसेस को सही ढंग से चला सकते हैं। हम एक अच्छे ढंग से हमारी वीविंग प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टू कंट्रोल द फैब्रिक डिफेक्ट इन द लूम शेड राउंड शुड बी टेकन। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया कि जो फैब्रिक डिफेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें राउंड हर रोज़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल द प्रोडक्टिविटी इन लूम शेड। लूम शेड के अंदर प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमें जो कैलकुलेशन है वो कितने टाइम में करनी चाहिए। वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, एवरी डे, नन ऑफ द अबव। तो महीने में एक बार अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उससे हम प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी हाई जा रही है, लो जा रही है। हर मंथ के अंदर हम कैलकुलेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा लूम शेड की प्रोसेस कंट्रोल बनी रहेगी। हमारी प्रोडक्टिविटी हम चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वंस इन ए मंथ। क्वेश्चन नंबर 38, टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ पैकिंग एंड बेलिंग इट शुड बी काउंटर चेक्ड। जो हमारा पैकिंग एंड बेलिंग डिपार्टमेंट होता है उसको, उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें काउंटर चेक करना चाहिए कितनी बार। वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, एवरी डे, वन एवर रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर हमें कोई स्पेसिफिक टाइम पे ज़रूरत नहीं होती पैकिंग और बेलिंग को चेक करने के लिए, क्योंकि जो हमारा वीविंग के बाद फैब्रिक बनता है उसकी पैकिंग की जाती है, उसको रोल्स में पैक किया जाता है, उसकी बेल्स बनाई जाती हैं। तो जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, पैकिंग सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही, या बेलिंग सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही, उसको काउंटर चेक करने के लिए हमें जब भी लगे हम उसका राउंड ले सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत लगे हमें उसे चेक करना चाहिए, ताकि जो हमारी प्रोसेस कंट्रोल है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रोसेस कंट्रोल इन वीविंग के।
मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्रोसेस कंट्रोल इन वीविंग पे वीडियो बनाइए, तो मुझे यही क्वेश्चंस ठीक लगे जो कि इंक्लूड किए जा सकते थे। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया है इसमें आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी हम 10,000 मार्क को अचीव कर लें। आप सबके सहयोग की वजह से ये सारा पॉसिबल हो पा रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो दे पाऊँ आपको, बट फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, techselhelp.org हमारा फेसबुक पेज है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, techselhelp_official। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, techselhelp.org। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।